राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर जो आर्टिकल 25 है वो क्या कहता है, सुनिए, हम लोग पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है ना। इसका हिंदी है आपका, अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि टर्मिनोलॉजी को देखते हैं क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लॉज 1, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। यानी कि ये आपको रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ये चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे आप जो है इसकी बात नहीं कर सकते हैं। इसको छोड़ के अब आगे आइए क्या कह रहा है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू, सभी लोग जो होंगे, ठीक है, इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन रिलीजन। धर्म को, अंतःकरण धर्म जो है उसको मानने, उसको प्रचार करने, उसको आचरण करने के लिए उसका क्या होगा, समान हक होगा, इक्वल उसको जो है राइट रहेगा। ओके, केवल जो है आपको मोरालिटी के ग्राउंड पे, कभी सोशल ऑर्डर के ग्राउंड पे यहाँ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, बट इसको छोड़ के सभी लोग, ठीक है ना, ऑल पर्सन्स है लिखा हुआ, यानी कि यह सिटीजन को भी है और आपके जो नागरिक नहीं है यहाँ के उनके लिए भी है यह, कि वह उनको अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने, उसको प्रसार करने के लिए उसको क्या रहेगा, बराबर का हक रहेगा, इक्वलिटी रहेगा, फ्रीडम रहेगा। ओके, हाँ, तो लोग तो कर ही रहे हैं, क्रिश्चियनिटी नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ये, हाँ, तो ये इतनी सी बात आर्टिकल 25 कर रहा है। अब इसको एलोबरेट करते हैं, सुनिएगा, इसको कुछ केस स्टडी करते हैं हम लोग इस पर। सबसे पहला जो लिखा हुआ है वर्ड इसमें, ठीक है ना, कंसाइंस लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इसका मतलब होता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत, टू मोल्ड हिज रिलेशनशिप विद गॉड व्हाट एवर मैनर ही लाइक्स। ठीक है ना, इसका जो कंसाइंस है वह अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, ठीक है ना, भगवान के जिस अस्तित्व को जैसे वह माने उसको वह क्या कर सकता है, कंसाइंस कर सकता है, उसको वह क्या कर सकता है, उस तरह से फेथ दिखा सकता है उसको। यह होता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब। आपको व्यक्तिगत रूप से ही है कि आप उसको जिस तरीके से, जिस मोल्ड से उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको गॉड के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, आपको इसकी आज़ादी है। ओके, इसके बाद जो आपका टू प्रोफेस ए रिलीजन लिखा हुआ है ना, फ्री प्रोफेस, देखिए दूसरा वर्ड देखिएगा, फ्री प्रोफेशन। इसका मतलब होता है ओपनली एंड फ्रीली वंस फेथ एंड बिलीव। ठीक है ना, आप छुपा कर, ठीक है ना, कहते हैं प्रोफेस का मतलब होता है कि आपको छुपाना नहीं है कुछ भी, आप इस चीज़ को ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ आपको इस बात की आज़ादी है कि हम इस धर्म को मानते हैं, मेरा इस धर्म में बिलीफ है, ठीक है ना, मेरा इस धर्म में आस्था है, आप इसको डिक्लेयर, ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्री प्रोफेशन। ओके, बोलते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा टर्म जो है लिखा हुआ है प्रैक्टिस। टू प्रैक्टिस ए रिलीजन का मतलब होता है एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म द प्रिस्क्राइब रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स
इन सब को क्या कर सकते हैं, आपका जो अपना रिचुअल्स है, आपका जो अपना तौर तरीका है, ठीक है ना। अब कुछ लोग नारियल फोड़ते हैं, कुछ लोग नमाज अदा करते हैं, जिनका जिस तरीके, कुछ लोग कैंडल जलाते हैं, जिनका जो भी रिचुअल्स है, जो भी जिस भी तरीके का व्यवहार है, आचरण है, वो आप कर सकते हैं। और प्रोपगेशन ए रिलीजन लिखा हुआ, प्रोपगेशन, प्रोपगेट करना, प्रचार प्रसार करना, यानी कि इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, पब्लिकाइज कर, वो पब्लिकली आप कर सकते हैं, उसको पब्लिसाइज कर सकते हैं उस चीज़ को आप। तो ये होता है, इसका मतलब प्रोपगेशन का मतलब होता है। ये वर्डोलॉजी समझ गए? कोई दिक्कत इसमें किसी को? आनंद? हाँ, इस प्रोफेशन का मतलब होता है डिक्लेयर, ओपनली डिक्लेयर करना, ठीक है ना। ये मतलब लिखा हुआ है टू डिक्लेयर ओपनली एंड फ्रीली वंस फेथ, इसका यह मतलब होता है अपने फेथ, अपने बिलीफ को आप, ठीक है ना, डिक्लियरली, ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं। यहां आपको इस बात की आज़ादी है। ओके, चलिए अब आइए, अब हम लोग कुछ कुछ इसमें जो है केस वगैरह सब देखते हैं। एक केस है हमारा, केस लिखिएगा, जिसका नाम लिखे चलिएगा, बड़ा अच्छा केस है यह। हम नाम बोलते हैं, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान सुनिएगा। REV, रेव, REV, ठीक है। स्टेन, STAIN, ISLAUS, ये नाम है इसका। क्रिश्चियन होंगे। STAIN ISLAUS, क्रिश्चियन होंगे ये, इनका नाम इस तरीके से है। स्टेनिस्लास इसका नाम है, आप देख लीजिएगा क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये लोग, ठीक है। वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, वर्सेस स्टेट ऑफ MP, मध्य प्रदेश। 1977 का केस है यह। अब जो यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपके आर्टिकल में, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, अब सुनिएगा इस पे क्या है इनका। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोपगेशन, यानी कि प्रोपगेट करना, टू प्रोपगेट इन आर्टिकल 25 क्लॉज 1 डज नॉट मीन द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। इसमें आपको प्रोपगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करिए। बहुत अच्छा केस है यह। अभी भी बहुत सारा कन्वर्जन पर डिबेट होते रहता है कि आपको कहा गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि धर्म को फैलाने का मतलब, धर्म को प्रचार करने का मतलब, प्रसार करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट कीजिए। इसका मतलब कन्वर्जन नहीं है। ओके, therefore this expression does not confer fundamental right to convert person of another religion to one's own religion. A person can merely transmit or spread his religion by exposition of tenets. ये इसका जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट का, इस वाले नहीं, अगर कोई धर्म बदल रहा है, नहीं, ये तो सिंपल सा चीज है। अगर कोई धर्म बदल रहा है, ध्यान समझिए, तो ये उसका अपना फंडामेंटल राइट है, कोई इशू नहीं है। एक होता है प्रचार प्रसार करना, ध्यान समझ लीजिए मेरी बात को, नहीं, ध्यान समझ लीजिए। एक होता है प्रचार प्रसार करना अपने धर्म का, एक होता है कन्वर्जन के लिए प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंपल सा चीज़ है, बहुत आप लोग बहुत डेप्थ में जाके सोचना है, तो बहुत सिंपल चीज़ें तो लिखी गई है इसमें, ठीक है ना। कन्वर्जन जो है, ये प्रोपगेशन का मतलब कन्वर्जन नहीं है,
आपको कहना है कि प्रसार कीजिए किसी भी चीज़ का, धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो स्प्रेड का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म को अपने धर्म में, किसी को आप कन्वर्ट कीजिए अपने धर्म में। अपने धर्म के लिए आप जो है हम लोग क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें होता है, संस्था बनता है, सम्मेलन बनता है। दैट इज़ द स्प्रेड, दैट इज़ द, आपको क्या कहते हैं उसको, प्रोपेगेशन। हम आपको यह नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, आपको इस तरीके का हम प्रलोभन नहीं दे सकते हैं कि आप मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए और आप इसको आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के अंदर इसका आप डिफेंस लीजिए कि हम अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं। ये नहीं इसके अंदर आएगा। हाँ, हम उतना पॉलिटिकल नहीं जाना चाहते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम सिंपल सा वर्ड में समझा दिए हम, ठीक है ना। आप हिस्ट्री आप लोग भी पढ़े हैं, ठीक है, तो वो उस सेंस में प्रसार नहीं होगा कभी भी। प्रोपेगेशन का मतलब ये नहीं है, नहीं हो। हाँ हाँ, आप लोग हिंदू लॉ में भी पढ़े हैं, हिंदू लॉ में भी इस चीज़ को पढ़े हैं आप लोग, ठीक है ना। एक लड़के ने क्या दूसरी शादी करने के लिए अपना मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कर लिया। आप पढ़े हैं केस ना, आप लोग केस पढ़ाए हैं ये वाला? नहीं, अब ध्यान समझिए बात को। क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है कि 2 हिंदुओं की शादी हुई, उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया। वो सुप्रीम कोर्ट जब इसको इंटरप्रिटेशन किया इस चीज़ को, तो कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जो होगा वह इसके अंदर नहीं आएगा, आप पर बैगेमी लगेगा। धर्म परिवर्तन का मतलब है कि आपका उस धर्म पे आस्था है, यह अलग चीज़ है, बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप उस धर्म के प्रति जो हैं डिवोटी हैं, आप उस धर्म के, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस, ठीक है ना। शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना, अब यही चीज़ समझा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए प्रचार प्रसार करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना दोनों डिफरेंट थिंग है, ठीक है। अभी तो ये सब बहुत इश्यू है, आप लोग देखिए सब चीज़ को। एक ये वाला केस है, ठीक है ना। चलिए, और इसमें 1-2 केस देखिए, आप लोग बताते हैं केस। एक केस है आपका, बहुत अच्छा केस है यह, नेशनल एंथम केस आप लोग को पढ़ाए हैं। नेशनल एंथम केस विजयू इमोनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केस का नाम लिख लीजिए, बहुत अच्छा केस है। BIJOE इमोनुअल, EMMANUAL ANNUAL वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस आप लोग को कई बार हम बताए हैं और ये केस बहुत अच्छा केस है भी। इसको हम लोग नेशनल एंथम केस बोलते हैं, नेशनल एंथम केस। ये केस है 1987 का, 1987 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या हुआ बताते हैं। एक स्कूल था, इसका फैक्ट बताते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। एक स्कूल था, उसमें एक अलग संगठन क्या था, जिहोवा विटनेस नाम का एक क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, ठीक है ना। उसमें जो है स्कूल में होता है ना, नेशनल एंथम गाया जाता है, आप लोग जानते हैं, स्कूल का नियम है। बहुत सारे स्कूल में नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। अब इस स्कूल में क्या हुआ, जो वेयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल फॉर रिफ्यूजिंग टू सिंग द नेशनल एंथम। कुछ बच्चों को क्या किया गया, जो कि वो नेशनल एंथम नहीं गाते थे, इसीलिए उनको स्कूल से निकाल दिया गया, ठीक है। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ बच्चे थे, उन लोगों ने नेशनल एंथम नहीं गाया, तो स्कूल जो मैनेजमेंट थी उनको क्या की, स्कूल से निकाल दिया।
ओके, इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। आर्टिकल 25 के अंदर यही आपका क्या है, इशू है। मामला हाई कोर्ट में गया, ठीक है ना। They had stood up respectfully when the national anthem was being sung every morning at their school, but refused to sing the national anthem as according to them it was against the tenets of their religious faith. अब इसका कंटेंशन क्या था, जो मतलब कि लोग जिसको 25 बच्चों को निकाल दिया गया, उनका जो मतलब कि डिक्लेरेशन गया था वो ये गया कि जब नेशनल एंथम गाया जाता है तो हम लोग रिस्पेक्टफुल्ली उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग रेस्पेक्टफुली उसके जो है सम्मान में खड़े होते हैं, लेकिन यह हमारे अपने फेथ के अगेंस्ट में है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग नहीं गाते हैं। ओके, द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज देयर फंडामेंटल ड्यूटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू सिंग द नेशनल एंथम। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया, सुनिएगा, बड़ा अच्छा चीज है। आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी पढ़े हैं, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़े हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें है ना, हाँ, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय स्मारक का सम्मान करना लिखा हुआ है, उसको बचाना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, लिखा हुआ, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो केरला हाई कोर्ट कहा कि नहीं, आपकी यह फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप क्या करेंगे, नेशनल एंथम को गाएंगे। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? सहमत हैं आप लोग इस बात से? हाँ हाँ, चलिए, गाना होगा, गाना होगा, मजबूरी है, गाना होगा, जबरदस्ती है, गाना होगा, नहीं। अब देखिए, ठीक है, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन था, आप लोग फैक्ट समझ गए, क्या इशू था समझ गए। वो कह रहा है कि हम सम्मान दिए, हम प्रॉपर उठे, ठीक है, हम सम्मान दिए, लेकिन हम गाएंगे नहीं, ठीक। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनिएगा। जब हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाया गया, ठीक है, 1987 की बात बता रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया, ठीक है ना। द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द हाई कोर्ट डिसीजन एंड हेल्ड दैट, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन इन इंडिया फॉर ए सिटीजन टू सिंग ए नेशनल एंथम। कोई लीगल ऑब्लिगेशन किसी भी सिटीजन पे नहीं है कि आपको नेशनल एंथम गाना ही होगा, समझे, यह कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। द राइट अंडर आर्टिकल 25, ठीक है, क्लॉज 1 कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन विच हेल्ड दैट नो फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है ना। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी की बात अभी जब राहुल भी कर रहा था, आनंद भी कर रहा है, ठीक है, सभी लोग इसकी ड्यूटी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर उसका सम्मान लिखा है, ठीक है ना, कि आपको नेशनल एंथम का, नेशनल सॉन्ग का, नेशनल जो है साइन का, आपको तिरंगा का सम्मान करना है। ऐसा कोई एक्ट नहीं करना है जिससे उसका अपमान हो। क्यों अपमान? हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, चलिए, आपका भी कंडीशन सही है राहुल। हाँ, सही है, ठीक है ना, लेकिन क्यों अपमान क्यों है? हम नेशनल एंथम नहीं गा रहे तो अपमान क्या हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, नहीं, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है, ठीक है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी को या जब कभी भी, अगर हम राष्ट्रीय झंडा अपने घर पे नहीं फहराएंगे, ठीक है, तो क्या उसका अपमान हो गया? हाँ, तो इंटेंशनली यहाँ रिलीजियस फेथ के साथ मैच है, हमको नहीं गाना है। नहीं। हाँ हाँ, अच्छा, नेशनल एंथम को गाइए नहीं, एक बात, चलो ठीक है, मान लीजिए, अच्छा, हमको राइट टू साइलेंट तो है ना अधिकार जी, हम चुप रहेंगे तो? राइट टू साइलेंट है ना हमका फंडामेंटल राइट, छोड़िए रिलीजियस बात को। लेकिन इसमें अपमान वाली बात नहीं है। अच्छा, कौन गुस्सा जाता है? हाँ, कंपेल, वहां भी कंपेल नहीं है, आपको कंपेल नहीं कर सकता है बोलने के लिए, वहां भी तो कहाँ गुस्सा जाता है कोई, वहां भी आपको कंपेल नहीं है, वहां भी आपको, आप कोर्ट में भी खड़े होकर चुप रह सकते हैं। जब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आएगा, चलिए आप दूसरी बात अगर कर रहे हैं आप, अगर आपको बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ रहा है मान लीजिए, ठीक है ना, तो आप नहीं कुछ बोलिएगा तो आप केस हार जाइएगा। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको बोलना ही पड़ेगा, ये तो है ही नहीं कहीं पे। गाने की बात छोड़ दीजिए, साइलेंट का अधिकार तो है ना मेरा भाई, छोड़िए रिलीजियस मामला छोड़िए, लेकिन हमको चुप रहने का अधिकार तो है। लेकिन इस ग्राउंड पे हमको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, ये तो ग्राउंड नहीं है। हम तुमसे 5 बार कोई सवाल पूछे, तुम जवाब नहीं दोगे, ठीक है, तुमको अधिकार है, राइट टू साइलेंट है तुम्हारे पास, मत दो जवाब। इसमें नहीं, ये दैट इज एग्जीक्यूटिव, उस केस पर भी आ रहे हैं, उस केस पर भी आ रहे हैं। हम अपने घर में नहीं फहराएंगे, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं फहराया जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। नहीं, दैट इज एग्जीक्यूटिव है, वो ऑफिशियल, वो उसका ऑफिशियल वो टेन्यूर वो है, वो उसको करना पड़ेगा उसको। नहीं, इसको, हाँ, तो वहाँ स्कूल में ये कहीं पे नहीं है कि आपको नेशनल एंथम गाना है, नेशनल एंथम गाया जाए स्कूल में, ये कहीं नहीं है। प्रेयर में हर एक स्कूल में अलग अलग चीजें होती हैं। नहीं, हर चीज कानून में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट को जो है इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। कानून में नहीं लिखा जा सकता हर चीज ना। और जैसा इंटरप्रिटेशन करेगा, सुनिए, एक और आपको खूबसूरत बात बता देते हैं, आप समझ लीजिए इस बात को, सुनिए बात को, एक और अच्छा इंटरप्रिटेशन बता। एक लास्ट लाइन एक बात बोल देते हैं, ठीक है ना, एक बहुत अच्छा चीज बोल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो हम पे, आप पे बाइंडिंग है, ठीक है, पूरे कोर्ट में बाइंडिंग है। अब आप नहीं सुनिए, अब आपके पास सुन लीजिए मेरी बात को। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने, जब उनके पास पहली बार गे मैरिज के लिए आया था, गे रिलेशनशिप के लिए आया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। उन्होंने कहा कि यह समाज के हित में नहीं है, ठीक है ना, यह इमोरल है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक। और सेम जस्टिस ने जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे, ठीक है, आज इसे सामने रिटायर होते, आज उसने इसको क्या कर दिया, इसको उसने मंजूरी दे दी। नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट की बात बता रहे हैं हम, वो जब रिटायर हो गए। इंटरप्रिटेशन करने का कोई तरीका नहीं होता है, इंटरप्रिटेशन करने का कोई तरीका नहीं होता है। आप अपने बुद्धि, अपने विवेक से इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जो इंटरप्रिटेशन कर देते हैं वो बाइंडिंग हो जाता है, इतनी सी बात है। हाँ हाँ, नहीं, अब आप ऐसे कंपेयर कीजिएगा, अब आप कंपेयर कीजिएगा कि हाईकोर्ट का जज तब बेवकूफ़ है कि जिसने ऐसा बात बोल दिया, और वही जज जब सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो वो होशियार हो जाएगा। आप इस तरह से बहस कीजिएगा तब तो ये गलत हो जाएगा, तब तो फिर
ठीक है ना ये जस्टिस गलत है ना वो जस्टिस गलत है। इंटरप्रिटेशन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को मानते हैं, ठीक है ना, और वही तथ्य है, वही फैक्ट है। ठीक है ना, इस बात पर हमेशा डिबेट होता रहेगा, ठीक है ना। जूरिस्प्रूडेंस का एक क्वेश्चन है कि क्या जजेज लॉ बनाते हैं, इस बात पर हमेशा आज तक डिबेट होता है। अगर आप यह कहिएगा कि जजेज लॉ बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम काट देंगे, और अगर ये बात कहिएगा कि जजेज लॉ नहीं बनाते हैं तो भी हम काट देंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह का इशू है, कुछ इस तरह का डिबेट है जो चलता रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझे राहुल, इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये डिबेट चलता रहेगा। हाँ, तो इसीलिए इस पर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन है और ये आज भी फॉलो किया जाता है। इसीलिए देखिएगा कि सिनेमा घर में जब नेशनल एंथम बजाया जाता है तो ये इशू वहाँ भी हुआ था, तो केवल खड़ा हो जाना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक नया केस भी है, उसमें भी यही चीज़ कहा गया, सेम चीज़ें, बस खड़ा हो जाना है आपको, गाना ना गाना आपकी मर्जी। चलिए जाने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट केस, ये केस याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट केस, हाँ, एक सरला मुद्गल का केस आप लोग को बार बार जिक्र किए हैं, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दो चार केस आज लिख लीजिए, केस को इंटरप्रेट करेंगे बाद में। सरला मुद्गल केस, ये केस है आपका 1995 का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस को सभी लोग पढ़ेंगे और हम इस केस पर जो है आप लोगों से कल बात करेंगे, तब हमको बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। ये केस पढ़िएगा, हनीफ कुरैशी का केस। ये केस है आपको 1958 का, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 731। ओके, हाँ, वो जो गाय भैंस काटा जाता है बकरीद के समय में, ठीक है ना, इसके ऊपर केस है, इसको पढ़िएगा सभी लोग। एक केस है हमारा, केस लिख लीजिए आप लोग, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003। ये सारा केस आप लोग कल रीड कीजिएगा, हम लोग कल इस पर डिबेट करेंगे। आज इतना ही।